हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। जून मंथ के टॉपिक रहेगा इंटरनेशनल अफेयर्स, राइट। ये सेशन बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए रिवीजन पर्सपेक्टिव से। काफ़ी कुछ चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे हम बात करेंगे एंटी टोबैको वार्निंग्स जो ओटीटी पे लॉन्च की गई हैं। देन हम बात करेंगे हाई सीज ट्रीटी क्या है आपकी, किस लिए लॉन्च की गई। देन अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कुछ या फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, जहां पर हम एक मेमोरियल वॉल सेटअप करने की बात कर रहे हैं, करेक्ट। देन हम बात करेंगे, इंडिया एक ग्लोबल लीडर बन गया था लीड जीरो सर्टिफिकेशन में, फार्म एफजेड की बात करेंगे। तो बहुत अच्छा सेशन रहेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से। पहला न्यूज़ है हमारी, विच मिनिस्ट्री रिलीज द ओटीटी गाइडलाइंस फॉर एंटी टोबैको वार्निंग्स ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये ओटीटी होता क्या है। ओटीटी का मतलब होता है ओवर द टॉप, ठीक है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। ये वो प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे आप अपनी वीडियोस वगैरह देखते हैं, सीरीज देखते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, राइट। फिर आपका हॉटस्टार हो गया। आजकल जो बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है, जियो टीवी आ रखा है, राइट। फिर इसी के साथ साथ अमेजॉन प्राइम हो गया आपका। तो ये सारे प्लेटफॉर्म है। अगर आपको यहीं पे याद हो, वो पहली स्टेट कौन सी बनी थी जिन्होंने अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म रिलीज़ किया था? वो थी केरला। और किस नाम से लॉन्च किया था? सी स्पेस के नाम से लॉन्च किया था, राइट। फिर आते हैं एंटी टोबैको वार्निंग्स के ऊपर। हम जानते हैं टोबैको बहुत हार्मफुल होता है हमारी हेल्थ के लिए, राइट। एंड इसका कंजप्शन बहुत नेगेटिव होता है एंड इससे इट कैन लीड टू कैंसर, राइट। तो इसकी अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए अभी कुछ गाइडलाइंस लॉन्च की गई हैं, और इन गाइडलाइंस के तहत आप देखेंगे कि ये बताया जाता है कि क्यों, जैसे आपके कोई भी प्लेटफॉर्म होता है, जब भी कोई मूवी आती है तो उससे पहले यहाँ पे गाइडलाइंस आई कि कैसे हमें वहाँ पर कितने सेकंड्स के लिए क्या कंटेंट दिखाना है, क्या हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है या नहीं करनी इन चीज़ों की। इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की गई। तो अगर यहीं पे देखें, सबसे पहला क्वेश्चन बन के आता है कि किस मिनिस्ट्री ने ये ओटीटी गाइडलाइंस को लॉन्च किया? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये ओटीटी गाइडलाइंस लॉन्च की गई। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि किस व्यक्ति के द्वारा ये लॉन्च की गई थी? तो व्यक्ति का नाम क्या है? मनसुख मांडविया।
राइट। मनसुख मांडविया जी के द्वारा आपकी ये OTT गाइडलाइंस को रिलीज किया गया। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। फिर हम देखते हैं टोबैको प्रोडक्ट्स, जैसे हमने देखा ये हार्मफुल होते हैं, राइट। एंड एक लौती कंट्री अगर क्वेश्चन ऐसा जब आ जाए कि ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड या फिर फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिन्होंने ये गाइडलाइंस लॉन्च की है एंटी टोबैको वार्निंग फॉर OTT कंटेंट या फिर OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए, तो वो हमारी इंडिया ही है, राइट। इंडिया के द्वारा ही ये लॉन्च किया गया। फिर इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि क्या कंटेंट हो सकता है, क्या कंटेंट दिखाना पड़ेगा, क्या वार्निंग्स है, क्या गाइडलाइंस है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे एक डिस्क्लेमर आना चाहिए कि जो हमारा जो टोबैको है उसके जो इल इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में कम से कम 20 सेकंड तक यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो एंड द मिडल ऑफ द वीडियो कंटेंट दिखाना है। फिर इसी के अलावा कम से कम 30 सेकंड के लिए एंटी टोबैको हेल्थ स्पॉट्स के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा, राइट। ठीक है, ये हो गया। फिर एक चीज और याद रखेंगे, एक डैशबोर्ड भी लॉन्च किया गया। जैसे मान लो अगर आप ये गाइडलाइंस कोई फॉलो नहीं कर रहा है, कोई प्लेटफॉर्म, करेक्ट, कहीं कंटेंट में ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं हुई हैं, तो कौन रिपोर्ट कर सकता है और कहाँ पे रिपोर्ट कर सकता है, तो कोई भी इंडिविजुअल यहाँ पे रिपोर्ट कर सकता है। और उसके लिए एक NTCP जो कि है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया। उस डैशबोर्ड का नाम रहेगा ये, जो कि लॉन्च किया गया था फॉर द ऑनलाइन रिपोर्टिंग ऑफ टोबैको कंट्रोल एक्टिविटीज। ठीक है, ये पोर्टल रहेगा जहां पर आप जो भी वायलेशंस होते हैं वहां पर इन पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच कंट्री ज्वाइंट द सेंट्रलाइज्ड लाइब्रेरी नेटवर्क फॉर टेस्टिंग वैक्सीन्स? CLN, सेंट्रलाइज्ड लाइब्रेरी नेटवर्क को अभी किसके द्वारा ज्वाइन किया गया फॉर टेस्टिंग वैक्सीन्स? देखो ये सेंट्रलाइज्ड लाइब्रेरी नेटवर्क क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। देखो इंडिया ने ज्वाइन किया है, राइट। इंडिया की किस ऑर्गेनाइजेशन ने? ICAR, जो कि है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इनका एक डिपार्टमेंट है NIV, जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इनके द्वारा यहाँ पर इसको अभी ज्वाइन किया गया, करेक्ट। अब इसके ज्वाइन करने से क्या होगा, और ये जो कंटेंट है, ये जो आपका सेंट्रलाइज्ड लाइब्रेरी नेटवर्क है, ये क्या है? एक होता है आपका CEPI, कोलिएशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशन, राइट। तो ये क्या कर रहे हैं, आपके काफ़ी सारी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, ऑलमोस्ट ICAR के बाद अब टोटल 15 ऐसे पार्टनर इंस्टीट्यूट्स, पार्टनर फैसिलिटीज़ हो गए हैं 13 कंट्रीज़ में, जो एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ उनके पास मटीरियल्स हैं, मेथड्स हैं कि वो इन वैक्सीन्स को टेस्ट कर सके। जैसे अभी कोविड-19 आया, राइट। कोविड-19 आने के हमें एकदम एहसास हुआ कि हमें वैक्सीन्स बनाने की ज़रूरत है, राइट। और ऐसे सेक्टर में हमें वैक्सीन्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे पूरी दुनिया के जितने भी इंस्टीट्यूट थे वो सारे वैक्सीन बनाने में लग गए, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में लग गए, राइट। तो फिर हमें समझ आया कि हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क होना चाहिए जिसकी मदद से सारी जो भी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं वो एक ही डिपार्टमेंट के अंडर आ जाएं और सब मिलके आगे डेवलपमेंट का काम करें। इसीलिए ये आपका सेंट्रलाइज्ड लाइब्रेरी नेटवर्क सेटअप किया गया था, करेक्ट। इसका रीज़न भी यही था कि यहाँ पर सारी कंट्रीज मिलके आगे रिसर्च में काम कर सकें, करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, अभी रिसेंटली यहाँ पे 5 नए मेंबर्स ने ज्वाइन किया है एंड टोटल 15 हो गए हैं और 13 कंट्रीज में ये रहेंगे। तो किस कंट्री ने ये सेंट्रलाइज्ड लाइब्रेरी नेटवर्क को ज्वाइन किया? वो है इंडिया, राइट। इसके अलावा एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं, एक न्यूज़ यूनिसेफ की, राइट। यूनिसेफ के द्वारा भी एक डाटा रिलीज किया गया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ना, क्लाइमेट चेंज हुआ, इसकी वजह से 12 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जिनको डिस्प्लेस होना पड़ा है, डिस्प्लेसमेंट की वजह से वो इफेक्ट हुए हैं, राइट। अब क्लाइमेट चेंज कैसे हुआ? जैसे हम देखें पाकिस्तान में फ्लड आ गई थी, राइट, और ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पाकिस्तान आपका पानी के अंदर था। तो कितने लोग वहाँ पर इफेक्ट होंगे, कितने लोगों को अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ा। फिर अफ्रीका में हमने देखा सूखा पड़ गया, ड्रॉट आ गई, तो वहाँ से भी लोगों को कितना ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा होगा इन फॉर लाइवलीहुड। फिर हमने देखा चाइना में सूखा पड़ गया था, पहले तो यांगस्टे रिवर बिल्कुल ही सूख गई थी। यूरोपियन नेशंस में हमने देखा कि कई सारी रिवर्स वहाँ सूख गई थी, लेक सूख गई थी वहाँ पर। और इवन आप देखेंगे, अगर मैं पूछूं कि सबसे पहला या फिर वो कॉन्टिनेंट कौन सा है जो कि सबसे तेज गर्म हो रहा है, फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड अभी कौन है? यूरोप, राइट। तो
इन सारे डाटा से यूनिसेफ ने बताया, ये सारी चीज़ों को कंपाइल करके, कि ऑलमोस्ट 12 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से माइग्रेट कर गए, राइट, जिनको अपनी जगह छोड़ के कहीं और जाना पड़ा। सिर्फ क्लाइमेट चेंज एक फैक्टर नहीं है, आप देखेंगे कहीं ना कहीं वॉर, लेकिन यूनिसेफ ने वॉर की बात नहीं की। यूनिसेफ ये वॉर की बात आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। वॉर की वजह से क्या हुआ है, जैसे वॉर चल रही है अभी कहाँ पर, यूक्रेन में, राइट, यूक्रेन और ये रशिया के बीच। फिर हम देख रहे हैं सूडान में भी क्राइसिस हो रहा है। तो यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन से काफ़ी सारे लोगों को माइग्रेट करना पड़ गया, एंड सबसे ज़्यादा माइग्रेशन जो हमें देखने को मिला ना, वो जर्मनी में देखने को मिला, राइट। सबसे ज़्यादा लोग यूक्रेन से कहाँ माइग्रेट हो गए, टू जर्मनी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक्सटेंड कर दिया यूनाइटेड नेशन पॉलिटिकल मिशन इन सूडान फॉर हाउ मेनी मंथ्स। तो 6 महीनों के लिए ये आपका यूएन पॉलिटिकल मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया है इन सूडान बिकॉज ऑफ द क्राइसिस स्ट्रिक्ट सूडान, एंड इसी को ध्यान में रखते हुए टोटल 6 महीने के लिए यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, करेक्ट। नेक्स्ट, विच आर द 5 न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स, अल्जीरिया, गायना, साउथ कोरिया, सियरा लियोनी एंड स्लोवेनिया। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो ये सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को अपॉइंट किया गया ना, इलेक्ट किया गया, किसके द्वारा किया गया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किया गया, राइट। ये जो 5 नए परमानेंट मेंबर इलेक्ट हुए हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट हुए हैं, 2 साल के लिए ये इलेक्ट हुए हैं, राइट। इन 5 नए मेंबर्स ने किनको रिप्लेस किया है, अल्बानिया को, ब्राज़ील को, गैबॉन को, घाना को एंड यूएई को रिप्लेस किया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है जून महीने के लिए, वो किसके पास है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पास है। ये जो प्रेसिडेंसी होती है कितने टाइम पीरियड के लिए होती है, ये 1 महीने के लिए होती है, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाइज ये चेंज होती रहती है, करेक्ट। तो ये याद रखेंगे। फिर अगर मैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करूं तो ये 1946 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था, राइट। यहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड यूके, ये आपके 5 परमानेंट मेंबर्स रहेंगे। एंड इस बार जून के लिए प्रेसिडेंसी किसके पास थी, यूएई के पास थी। और अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मैं बात करूं तो ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क, यूएसए में। इवन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क, यूएसए में, राइट। एंड दे हैव बीन इलेक्टेड फॉर 2 years, ये हम देख ही चुके हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है 3rd कोहॉर्ट ऑफ 4 ओशन इनोवेटर्स। ये लॉन्च किया गया किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। देखो अभी इस टॉपिक को ऐसे समझिए, हम जानते हैं कि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, राइट। फिर हम देख रहे हैं कि हमने प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर दिया है, एंड ये जो प्लास्टिक का पॉल्यूशन है ना, हमारी जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है ना, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, राइट। एंड फिशिंग, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हम देख रहे हैं फिशिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो अब हमें अपने क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करना है, हमें अपने ओशंस को कंजर्व करना है, हमें अपने ओशंस में जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना है। तो उसके लिए अभी डिसाइड किया गया कि हम इनोवेशंस करेंगे, राइट। हमारा जो ये सेक्टर है इसमें हम इनोवेशंस करेंगे ताकि हम नई नई टेक्नोलॉजी के साथ सामने आ सकें, एंड उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम अपने मरीन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें। जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो हमारे सोशल सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उनको हम यूज़ करते हुए हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे ओशंस को कंजर्व कर सकें। इसके लिए अभी $250,000 का फाइनेंशियल सपोर्ट किया गया 2 साल के लिए ऑफ द 100 ओशन इनोवेशन, जो कि डिलीवर किया जाएगा बाय 2030। फिर यहीं पे एक और चीज़ याद रखेंगे कि इसका जो टारगेट ईयर तो हमने देख लिया है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे जो ये प्रोग्राम है ना 2 साल के लिए, और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पे अगर हम कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो टारगेट है उनकी बात करें, जैसे 14.2, 14.5 एंड 14.7, तो जो ये 14.2 है ये है मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ के लिए।
14.5 आ जाता है कि आपका जो एरिया है उसकी मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, एरिया बेस्ड मैनेजमेंट के लिए। 14.7 आ जाता है आपका ब्लू इकोनॉमी के लिए, राइट। तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द हाई सीज ट्रीटी। हाई सीज ट्रीटी का दूसरा नाम क्या है, वो है बीबीएनजे ट्रीटी। बीबीएनजे क्या है, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन ट्रीटी। इंटरनेशनल वाटर्स में जहाँ पर किसी भी कंट्री का राइट नहीं है वहाँ पर मरीन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की यहाँ पे बात की जाती है अंडर दिस हाई सीज ट्रीटी। इसके लिए एग्रीमेंट साइन किया गया अंडर UNCLOS जो कि है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी। ये जो लॉ आया था इसका 1994 में इट केम इनटू इफेक्ट, ठीक है। एंड ये क्या था, सस्टेनेबल यूज से हम अपनी मरीन बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, राइट। यहीं पर अगर हम बात करें इसके लिए एक पूरा फ्रेमवर्क सेटअप किया गया है और उस फ्रेमवर्क को आप 2 साल में कंट्रीज यहाँ पे साइन कर सकती हैं न्यूयॉर्क में जाके, स्टार्टिंग ऑन 20 सितंबर 2023, राइट। एंड इट विल टेक इफेक्ट वंस जब 60 कंट्रीज ने यहाँ पे साइन कर दिए होंगे इन विद इन 2 ईयर्स, तब हम ये प्रोजेक्ट को यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे, करेक्ट। एंड ये ट्रीटी इस्टेब्लिश करेगी फ्रेमवर्क फॉर मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, जैसे मैंने अभी आपको बताया। लेकिन पहले 60 कंट्रीज को यहाँ पे साइन करना पड़ेगा, तब जाके हमारी ये ट्रीटी अप्रूव होगी। फिर हम वहाँ पे फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे कि कैसे हम अपने मरीन्स को कंजर्व कर सकते हैं, मरीन एरिया को कंजर्व किया जा सकता है, राइट। एंड यहीं पे आपने देखा इनोवेटर्स का भी काम यही है कि हम अपने मरीन बायोडाइवर्सिटी है उनको कंजर्व करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन करनी पड़ेगी, ताकि नई टेक्नोलॉजी आए, नई इनोवेशन आए और उससे एक नया पर्सपेक्टिव आए, ताकि लोग इस फील्ड में काम कर सके, करेक्ट। चलिए तो आप यहां देख सकते हैं दिस ट्रीटी इस्टेब्लिश द फ्रेमवर्क फॉर गवर्निंग प्रैक्टिसेस लाइक फिशिंग कितनी होगी, माइनिंग कितनी होगी, ऑयल कितना एक्सट्रैक्ट किया जाएगा इन इंटरनेशनल वाटर्स। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है अ रेजोल्यूशन टू इस्टेब्लिश अ मेमोरियल वॉल टू ऑनर द फॉलन पीस कीपर्स, जो कि ड्राफ्ट किया गया था किस कंट्री के द्वारा। तो किस कंट्री के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, तो इंडिया के द्वारा वो ड्राफ्ट किया गया था। इंडिया ने सजेस्ट किया और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इन्होंने ये रेजोल्यूशन पास कर ड्राफ्ट करके दिया कि हम चाहते हैं कि हम एक मेमोरियल वॉल सेटअप करें और ये मेमोरियल वॉल होगी फॉर द फॉलन पीस कीपर्स। फॉलन पीस कीपर्स वो सोल्जर्स हैं, वो पुलिस पर्सनल्स हैं जो कि अलग अलग कंट्री से आके और यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो पीस कीपिंग मिशंस होते हैं उनमें उन्होंने पार्ट लिया और उस पार्ट लेने के दौरान उन लोगों की डेथ हो गई। तो उन फॉलन पीस कीपर्स के लिए एक मेमोरियल वॉल सेटअप करने की बात की गई और इसके लिए रेजोल्यूशन किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया, इंडिया के द्वारा। ऐसे कुछ 6000 से भी ज़्यादा मिलिट्री पर्सनल्स हैं जो कि किसी अलग अलग यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन में गए थे और वहाँ पर उनकी डेथ हो गई। यहीं पर अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर आ जाता है ऑफ द यूनिफॉर्म पर्सनल्स टू द यूएन पीस कीपिंग मिशंस। इंडिया के ऑलमोस्ट 178 पीस कीपर्स की डेथ हो चुकी है, दे हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ इन देयर यूएन पीस कीपिंग मिशंस, ठीक है। तो किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया, ये इंडिया के द्वारा रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया गया और इसके लिए जो फंडिंग होगी, याद रखना वो फंडिंग वॉलंटरीली प्रोवाइड की जाएगी बाय डिफरेंट कंट्रीज एंड 193 में से 190 कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट आ जाता है विच कंट्री बिकेम अ ग्लोबल लीडर इन द लीड्स जीरो सर्टिफिकेशन। ये लीड्स जीरो सर्टिफिकेशन क्या है, सबसे पहले तो लीड्स की फुल फॉर्म देख लो। लीड होता है आपका लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, राइट। तो हम कैसे अपने एनवायरमेंट को कंजर्व करें, कैसे हम इसको रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी शिफ्ट करें एंड इसके लिए जो स्टेप्स लेने चाहिए उसके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स में कैसे हम अप्रोच करें कि हमारा जो प्रोजेक्ट हम जिसको डेवलप कर रहे हैं वो एक नेट ज़ीरो होगा या फिर नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर होगा, उससे कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, वो कोई भी कार्बन को एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं करेगा, राइट। तो ये आपका लीड जीरो सर्टिफिकेशन एक तरीके से सिग्निफाई करता है, करेक्ट। इंडिया यहाँ पर लीड कर रहा है, याद रखना विच कंट्री बिकेम अ ग्लोबल लीडर, तो इंडिया यहाँ पर ग्लोबल लीडर बन गया है, फॉलोड बाय यूएसए, फॉलोड बाय चाइना। पूरे वर्ल्ड में अगर जितने टोटल आपके लीड जीरो सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स है ना, उसमें से 45 प्रोजेक्ट्स इंडिया के हैं
और देखा जाए तो ये 73 प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं वर्ल्ड के। टोटल 150 प्रोजेक्ट हैं जिसमें से 73 प्रोजेक्ट्स इंडिया में ही हैं जो कि लीड सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स रहेंगे। और इंडिया में भी अगर बात करें तो हरियाणा एंड तमिलनाडु वो स्टेट्स हैं जहां पर आपको ये लीड सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। करेक्ट। फिर आ जाता है कि ये इनको सर्टिफिकेशन दिया किसके द्वारा, तो यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एंड ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इनकॉर्पोरेशन, इन दोनों के द्वारा इनको लीड जीरो सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स। एंड यहां पर इंडिया लीड कर रहा है इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाता है फिर कौन सा स्टार्टअप वॉज चूजन बाय यूनाइटेड नेशन फॉर फूड स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम, वो है फार्मर्स फ्रेश जोन। ये आपका कोची केरला का स्टार्टअप है। ये काम क्या कर रहा है कि जो फार्मर्स है ना, ये अपना प्रोडक्ट पहले क्या होता था, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को किसी मिडलमैन को बेचते थे और फिर वो मिडलमैन आगे जाके मार्केट में प्रोडक्ट को बेचता था। अब फार्मर्स फ्रेश जोन ने क्या करा, मिडलमैन को हटा दिया बीच से। अब फार्मर डायरेक्टली जाके मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मर्स एफजेड। क्योंकि फार्मर्स एफजेड क्या है, ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है एंड डायरेक्टली फार्मर्स विद द हेल्प ऑफ दिस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक मार्केट प्लेस इनके लिए इस्टेब्लिश हो गई एंड ये जाकर अपने ईजिली प्रोडक्ट्स को आगे डेली डायरेक्टली कस्टमर्स को बेच पाएंगे। करेक्ट। ये जो आपका फार्मर्स एफजेड है ये कब स्टार्ट हुआ था, 2015 में स्टार्ट हुआ था एंड तब से जो मिडल मैन है वहाँ पे हटा दिया गया है। राइट। एंड इसी से देखते हैं कि जो फार्मर्स की इनकम बढ़ती है, यहीं पर फार्मर्स को जो बेनिफिट है डायरेक्टली उनको प्रोवाइड किया जाता है और उनको फेयर प्राइस मिलता है अपनी वेजिटेबल्स का एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। फिर इसको याद रखना है, कोची केरला का स्टार्टअप है तो कुसुम के अंडर इसको लॉन्च किया गया था। कुसुम क्या है, केरला स्टार्टअप मिशन। इसमें क्या है, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो करना है यूनाइटेड नेशंस के एंड ये केरला गवर्नमेंट की जो एक नोडल एजेंसी भी है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करती है। करेक्ट। चलिए तो याद रखना केरला का स्टार्टअप है और ये यूएन फूड एक्सेलरेटर प्रोग्राम में इसको सेलेक्ट किया गया है एंड कुसुम के अंडर इसको लॉन्च किया था एंड ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म 2015 में आया था एंड इससे मिडल मैन को एलिमिनेट कर दिया जाता है। राइट। चलिए नेक्स्ट, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेटेड इन इंटर सोलर यूरोप 2023। याद रखना ये क्या है, एक एग्जीबिशन है। राइट। इंटर सोलर यूरोप 2023 ये क्या है, ये एक एग्जीबिशन है। राइट। एंड इसमें IREDA ने पार्टिसिपेट किया। IREDA क्या है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ये एक मिनी रत्ना कंपनी है जो कि कैटेगरी 1 में आती है। राइट। एंड इन्होंने अभी रिसेंटली रिप्रेजेंट किया इंडिया को एंड यहाँ पर ये एक एग्जीबिशन था जो कि कहाँ पर हुआ था, म्यूनिक जर्मनी में। ये आपका इवेंट एग्जीबिशन हुआ था 14 से लेके 16 जून के बीच में। राइट। फिर यहीं पे याद रखेंगे दिस इनॉग्रेशन ऑफ दिस वाज कैरिड आउट बाय प्रदीप कुमार दास जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IREDA के। फिर यहीं पर इन्होंने अपना एग्जिबिट किया कि कैसे हमने IREDA की इनिशिएटिव की मदद से रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में फाइनेंसिंग करी एंड उनको प्रमोट किया ताकि ज़्यादा से बड़े स्केल पे हम इसको एक वर्ल्ड लेवल पर शोकेस करें कि इंडिया कितना बड़ा काम कर रहा है फॉर क्रिएटिंग एक प्रॉपर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और उसमें हमारी IREDA के द्वारा फाइनेंसिंग की जा रही है। राइट। और इससे इंस्पायर होकर जो दूसरी कंट्रीज हैं वो भी इन चीज़ों को अपनाना चाहिए उनको, क्योंकि फिर हम अपने क्लाइमेट पे वर्क कर सकेंगे, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन कर सकेंगे। राइट। तो ये इंटर सोलर यूरोप एग्जीबिशन था जहाँ पर IREDA ने अभी ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेट किया, म्यूनिच जर्मनी में था, 14 से 16 जून के बीच में था एंड प्रदीप कुमार दास के द्वारा ये अभी इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट, हु अप्रूव्ड भारत 6G विजन फ्रेमवर्क IMT 2030। ये IMT इसको इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप मत समझना, आपका IMT ये क्या रहेगा इधर, इंटरनेशनल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन 2030 का इसका टारगेट है। करेक्ट। यहाँ पर याद रखना एक इवेंट होगा अभी जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इस इवेंट पे जो भी आपका फ्रेमवर्क्स बनेंगे, जो भी गाइडलाइंस बनेंगी, जो भी रूल्स डिसाइड किए जाएंगे कि हमें कैसे आगे बढ़ना है और इस 6G विजन को आगे ले जाके कैसे हमें अपने
टेक्नोलॉजी से इनकॉर्पोरेट करना है और उसी के बेस पे फिर डिफरेंट रिसर्च ग्रुप अपने इनोवेशंस करा करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, हम मेटावर्स की बात कर रहे हैं, हम आर्टिफिशियल रियलिटी, हम अपनी वर्चुअल रियलिटी की बात करें, ऑगमेंटेड रियलिटी की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ें क्या है, इनके ऊपर हमारा जो नेटवर्क है ना, जो इंटरनेट की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत चाहिए होगी, फास्ट इंटरनेट की ज़रूरत होगी। और इसीलिए ये 6G विजन फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया कि हमारे जो आने वाला डेकेड है उसमें हम और इस डेकेड में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकें। और उसके लिए जो फ्रेमवर्क सेटअप किए जाएंगे वो कहाँ पर, जिनेवा स्विट्जरलैंड में वे फ्रेमवर्क सेटअप किए जाएंगे, करेक्ट। और ये 12 से लेके 22 जून के बीच में ये मीटिंग हुई थी जहाँ पे ये इवेंट हुआ और यहाँ पर अलग अलग रिकमेंडेशंस एंड फ्रेमवर्क सेटअप करा गया, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगर मैं और एक चीज़ और, किन के द्वारा अप्रूव किया गया था ये भारत 6G फ्रेमवर्क को, तो ये ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा अप्रूव किया गया था। ITU की बात करें तो ये 1865 में फाउंड की गई थी। डोरेन बॉगडन मार्टिन यहाँ पर इनके सेक्रेटरी जनरल रहेंगे और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट एक इंफॉर्मेशन याद रखेंगे डायरेक्टली, अभी वर्ल्ड बैंक ने जो डेब्ट पेमेंट्स होती हैं फॉर डेवलपिंग नेशंस उनको पॉज कर दिया है। एंड वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि आप अपने इस मनी को कहीं बेटर वे में यूज़ कीजिए, अपने नेशन के डेवलपमेंट में यूज़ कीजिए एंड अपने नेशन को एक, अगर कोई इमरजेंसी आती है उसके लिए प्रिपेयर्ड रहने के लिए यहाँ पर यूज़ कीजिए, राइट। तो हम कह सकते हैं वर्ल्ड बैंक ने अभी एक टूल किट रिलीज़ की और इस टूल किट के अंदर इन्होंने बोला कि जो डेब्ट पेमेंट है उसको रोक दो फॉर वनरेबल कंट्रीज, देन रीडायरेक्टिंग फाइनेंसेस की नए नए लोन्स प्रोवाइड करना अलग अलग कंट्रीज को वो रोक दिया गए। फिर लिंकिंग क्राइसिस प्रिपेयर्डनेस एंड फाइनेंस की कंट्रीज को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, इंकरेज किया जाएगा कि वो अपनी कंट्री में इमरजेंसी सिस्टम्स को डेवलप करें और एट द टाइम ऑफ क्राइसिस जो फाइनेंसिस की भी रिक्वायरमेंट होती है उसकी भी बात की जाए। देन इसी के साथ साथ यहाँ पे बात की गई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विद प्राइवेट सेक्टर के सपोर्ट से यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने की बात की गई, एज वेल एज कैटेस्ट्रॉफी इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने की बात की गई। फिर इसी के साथ याद रखेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी $100 बिलियन का टारगेट सेट किया है फॉर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स फॉर वनरेबल कंट्रीज। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है अभी $3 बिलियन का ग्रांट प्रोवाइड किया गया है टू पाकिस्तान बाय IMF। और जैसे ही इसका ये ग्रांट प्रोवाइड किया गया तो जो पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो अपने ऑल टाइम हाई पे टच कर गई। एंड इवन अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, तो इसी के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान ने ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करके एक बहुत बड़ा फ्लैग होस्ट किया है जो कि इंडिया के फ्लैग से बड़ा है ऐसा माना जा रहा है। बट आपको लगता है कि ये डिसीजन ठीक है जब हम देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा पॉवर्टी है पाकिस्तान में, जब इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन आ रखी है, इतने लोगों का घर खराब बर्बाद हो गए थे फ्लड्स में, इतने लोगों का नुकसान हो गया फ्लड के टाइम पर, एंड वहाँ पर इतनी महंगाई है खाने की, तो उन चीज़ों को ठीक ना करते हुए यहाँ पर एक फ्लैग को होस्ट करना वो कहीं ना कहीं एक डिसीजन, जो आप बताइए वो डिसीजन कैसा था, राइट। बट स्टिल कमिंग बैक उनको $3 बिलियन का यहाँ पे ग्रांट अभी प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जून। और फ्रेंड्स जो हमारी इंटरनेशनल अफेयर्स की या फिर कोई भी टॉपिक वाइज वीडियो होती है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है फॉर रिवीजन पर्सपेक्टिव। काफ़ी कुछ चीज़ें और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं हम ड्यूरिंग दीज सेशंस, जिससे आपकी रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प हो, राइट। अगर सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्या व्यूज़ रहे ऐसे सेशन के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का
कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.